हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स सभी आप जानते ही हैं कि शाम को हमारी DSSB और KVS से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से रिलेटेड यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो डेली उपलब्ध करवा रही हूँ। अभी तक मैं 10 तक पहुँच चुकी हूँ, जिसमें कि हम लोगों ने गद्य साहित्य को लगभग पूरा कवर कर लिया है, जो कि हम लोग बहुत ही कम पढ़ते हैं। जैसे कि हमने आलोचना ग्रंथ पूरे कर लिए हैं, साथ ही साथ हमने संस्मरण, रेखा चित्र और अपने जो आत्मकथा, जीवनी, महत्वपूर्ण साहित्य सम्मान, व्यास सम्मान, सभी वीडियोस मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुकी हूँ छोटी छोटी वीडियो में। आज से हम जो हैं आदिकाल से थोड़े थोड़े वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और शायद आप लोगों के पास ये फैक्ट ना हो, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और मैं सुनीता रानी, KVS हिंदी टीचर, आप सभी के समक्ष इन तथ्यों को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए, आज जो हमें आदिकाल से संबंधित, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके बारे में क्या क्या कहा है और आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अब हमारी जो 5 से 7 वीडियो होंगी वो महत्वपूर्ण पंक्तियों से संबंधित होंगी। आदिकाल के बाद हम लोग नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, इनसे संबंधित भी वीडियोस मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगी, केवल पंक्तियों की और कुछ तथ्यों की। वैसे आप लोग बेसिक बुक पढ़ते रहिए जो भी आपके पास है, क्योंकि बेसिक बुक पढ़ने से आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। और बड़ी ही खुशखबरी है, क्योंकि आज से नवोदय ने अपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं, कुछ लाइब्रेरियन के, मिसलेनियस टीचर्स के। तो आने वाले समय में जो है KVS की भी जल्दी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप जो है अपनी तैयारी अभी से अच्छे से शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी अब एकदम ढीली ढाली तैयारी मत कीजिए, एकदम कमर कस लें आप लोग। और आपका कामयाब होने का समय आ चुका है। तो आप अपने समय को कैसे कामयाब बना सकते हैं? आप लोग बना सकते हैं अपने समय को कामयाब, जब आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। तो इसलिए इस समय को और इस अवसर को बिल्कुल भी गंवाने मत देना। और दूसरा क्या है कि ये जो है, ये अवसर आपको शायद बहुत सालों बाद मिले आपको देखने को। तो इसलिए और सभी को इस समय में, लॉकडाउन के समय में जो है, जॉब की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। या तो जॉब हो या तो फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो, लेकिन इंडिया में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो इसलिए यदि आप स्टूडेंट हैं और आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को अब एकदम आपकी मंजिल तक पहुंचाने का समय अब आ चुका है। एकदम से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। आदिकाल से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के संदर्भ में क्या क्या तथ्य बोले हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के तथ्य जो है पूछ लिए जाते हैं। उन्होंने क्या कहा है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है। यानी पहले प्राकृत, फिर क्या है? अपभ्रंश। ये आप सभी जानते होंगे कि इसका विकास कैसे होता है। संस्कृत से होता है, वैदिक संस्कृत से होता है, लौकिक संस्कृत से होता है, फिर प्राकृत से होता है, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से किसका आविर्भाव माना जाता है? हिंदी का। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है, तो अपभ्रंश साहित्य के बाद हिंदी का आविर्भाव माना जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से लेकर है स्टार्ट? 1050 से 1375 ईस्वी तक। ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है आप लोगों को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक इस समय को माना जाता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमण पूर्ण चरित्रों और गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल नाम दिया है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और उन्होंने उसका क्या रीजन माना है, उन्होंने उसका कारण क्या माना है कि चारण जो है, कुछ चारण कवि होते थे, उन्होंने क्या फुटकल दोहे और श्रृंगार सभाओं में वो जो है अपने राजाओं की गाथाओं का, उन्होंने जो पराक्रम पूर्ण गाथाएं जो लिखी हैं उनके बारे में वो सभाओं में सुनाते थे। इसलिए इसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल रखा है, क्योंकि वो उनकी वीरता से संबंधित ही वो गाथाएं लिखते थे। तो ये आपको ध्यान रहेगा बिल्कुल इस फैक्ट के साथ में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये प्रश्न पहले पूछा गया है कि अपभ्रंश का नाम जो है किस शिलालेख में मिलता है, तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में इनका वर्णन मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता घुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है।
पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रजभाषा और खड़ी बोली हिंदी का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के काव्यों के लिए उन्होंने बोली है, क्योंकि विद्यापति जी ने यहाँ पे श्री कृष्ण का कैसा वर्णन किया, श्रृंगारिक वर्णन किया, जिससे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को अत्यंत गुस्सा आया था और उन्होंने इसलिए उनके बारे में ये इस तरीके से पंक्ति बोली थी। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं जो अभी तक बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। जो जिन शासन भाष्यो सो बई कहियत सारू, जो पालिए सही भाव करे सो सरी पाव पारू। ये देवसन की है, श्रावकाचार में लिखे। इनकी पंक्तियों की पहचान आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये आदिकाल है और आदिकाल में क्या है कि कुछ अपभ्रंश मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ना तो खड़ी बोली का प्रयोग मिलेगा और ना आपको पुरानी हिंदी का, तो यहाँ पे अपभ्रंश मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलेगा, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं। पंडित सैल सत बखान देही रुद्र बसंत न जानिए, अमागमन मन न तेन विखंडी, तो वो विणछे ही बने हव पंडे। ये किसने बोली है, सरहप्पा ने। बहुत बार इनकी केवल इतनी सी पंक्ति पूछी गई है। पंडित सैल सत बखानी, ये तो नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई पंक्ति है, तो अपने केवीएस या डीएसबी में पूछी जा सकती है। जेहि मन पवन न संचरिय, रवि शशिर नहीं पवेश, तही वत चित विसाम करू, सुरहे कवि उवेश। ये भी किसकी पंक्तियां है, सरहप्पा की। सरहप्पा ने कैसी लिखी है, जैसे पंडित सेल की पंडित सत बखान की, पंडित कौन से सही होते हैं, कौन से सच होते हैं, इस तरीके से सरहप्पा ने लिखा है। घोर आधारे चंदमणि जिमी ओजो करिए, पव मासु एशु दुरी अशेष हरिय। आप ना 2-3 से एक बार इनको बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही ये बार बार रिवाइज करने से याद हो गई कि किसकी कौन सी पंक्ति हो सकती है। लुईपा की कावा तरवर पंच विडाल, भाव न होए अभाव न जानिए। तो ये दोनों पंक्तियाँ किसकी है, लुईपा की है। हम इम्पोर्टेंट ही देखेंगे यहाँ पे कणप्पा की, एक किंजी मण तंत्र, ये आप देख सकते हैं। हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे, सदगुरु पाए गए जायबे बुणु जिणहारा। ये भी कणप्पा की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्ति। भला हुआ जो मारिया भैणी मारा कंतु, पिए संगिमी कहू नियंदड़ी। ये किसकी पंक्तियां है, हेमचंद्र की हैं दोनों पंक्तियां। भला हुआ जो मारिया, कई बार पंक्ति इनकी पूछी गई है। डोंबी बाकी ये पूछी जा सकती है, गंगा जमुना माजे भैरे नाई। ठीक है, तो ये पंक्तियों को याद रखना, डोंबीपा ने बोला था इसको। और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट देखनी है विद्यापति की, देसील बाणा सब्जन मिठा, तय तेसन जपो अवट्ठा। उन्होंने देसी भाषा के इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए ये महत्वपूर्ण पंक्ति बोली थी। देसील बाणा सब्जन मिठा, मतलब कि देशी भाषा जो होती है वो सब भाषाओं से मीठी भाषा होती है। उसके बाद हिंदू बोले दूरी निकार, छोटे तिरका बबकी मार। ये भी किसने बोला है, विद्यापति जी ने बोली है। ये हिंदू बोले दूरी निकार, छोटे तिरकु बबकी मार, विद्यापति की कीर्ति लता से ये पंक्ति उठाई गई है। मनु कला ससबान कला 1600 बनिए, विगसी कलम स्त्रिंग ब्रह्मर वेणु खंजन मृग लुटिए। ये कहाँ से है, पृथ्वीराज राशों में। पृथ्वीराज राशों में क्या है, यहाँ पे जो है एक होती है पिंगल शैली, एक होती है डिंगल शैली। तो वो डिंगल शैली और पिंगल शैली दोनों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। बजिए गोर निशान रान चौहान चौदिस, उट्टी राज पृथ्वीराज भाग मनो लगवीर नट। ये पृथ्वीराज से आप समझ ही जाओगे कि पृथ्वीराज रासु से है। ऊपरली पंक्ति आप याद कर लीजिए। 12 बरस ले कुकर जिए ओ 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को दिखा। यहाँ पे क्षत्रिय को दिखाया गया कि क्षत्रिय जीवन केवल 18 साल तक का ही बहुत ही अच्छा होता है, उसके बाद का नहीं होता। तो जगनिक ने ये पंक्ति बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये सभी जानते होंगे, एक थाल मोती से भरा, एक नार ने अचरज किया, गोरी सोवे। तो ये सारी पंक्तियाँ किसकी, गोरी सोवे सेज पर। ये पंक्ति जो है केवीएस 2018 के एग्जाम में पूछी गई थी, गोरी सोवे सेज पर। मैंने आप लोगों को पेपर भी प्रोवाइड करवाया हुआ है, वहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2018 में पूछी गई पंक्ति थी। तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस किसके लिए बोली थी, अमीर खुसरो ने अपने गुरु के लिए ये पंक्तियाँ बोली थी। जब यहाँ पे इनके निजामुद्दीन औलिया गुरु की इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब उन्होंने उनके वियोग में ये पंक्ति बोली थी। मेरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, मेरा जोबना नवलरा भयो है गुलाल, कई बार ये पंक्ति पूछी गई है। जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल दुरान नैन बनाए बतिया। इस पे तो बहुत ही लंबा चौड़ा गाना भी बन चुका है हिंदी साहित्य में, तो आप इसको सुन भी सकते हैं। अमीर खुसरो ने ये पंक्तियाँ बोली थी। सरस वसंत समय भूल पवली, काली कहल पिए सांझरिए, जय मई मारू देश। विद्यापति ने पदावली से ली गई पंक्तियाँ हैं।
चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो इन पंक्तियों को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार बार देख लीजिए कि एग्जाम में अगर आ गया तो आपको आइडिया लग जाएगा। प्राकृत अभ्यास हिंदी का तात्पर्य है। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। यदि दोहा या दूहा बोला जाता है, जैसे कोई गाहा या गाथा शब्द बोला जाएगा तो मानना होगा कि प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यदि कोई दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश भाषा का हमें यहाँ पे बोध होगा। भरत मुनि ने विक्रम तीसरी सदी ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। तो अपभ्रंश को देश भाषा या लोक भाषा किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं आप लोगों के, इसको भी हमें देख लेना है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सिद्धों में सबसे पुराने सरोज वज्र नाम, यानी कि सरह बोल सकते हैं इनको, सरोज वज्र भी बोला जा सकता है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ था। महासुखवाद याद रखना है। महासुखवाद का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर, प्रज्ञा उपाय के योग से इस महासुख दिशा की प्राप्ति मानी गई है। तो वज्रयान शाखा से संबंधित है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही है, तो ये भी याद रखना है। वज्रयान शाखा से ही ये गोरखनाथ जी जो है वज्रयान शाखा से ही संबंधित कवि हैं या गुरु हैं। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। तो हठ योग का प्रवर्तन करता माना जाता है किसको? गोरखनाथ जी को माना जाता है। उन्होंने किससे शिक्षा ली थी? पतंजलि से। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग रहा है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथों का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह किसका है? ये नाथों से ही संबंधित है। इन 9 के नाम जान लेते हैं। नागार्जुन भी इनमें ही आते हैं। जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलय अर्जुन। तो इन तथ्यों को भी आपको याद रख लेना। सिद्धों की संख्या यदि पूछी जाती है तो कितनी होती है? सिद्धों की 84 संख्या मानी जाती है। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फिर से आप लोगों को एक ही बात कहूँगी, अपनी तैयारी को अभी से बहुत बेहतर तरीके से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जल्दी ही आएंगी। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद।